दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम हरबीर सिंह राठी है और हमारे चैनल का नाम किसान कबीला। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन जो कि मेरठ में या उसके आसपास कहीं हुआ था। दोस्तों ये एक बड़ी पुरानी कहावत है कि औसत ज्यों की तू कुनबा डूब्या क्यों। मैं आज खासकर जाट कबीले के बारे में बात करूंगा। ये जाट कुनबा है, ये एक बहुत ही बहादुर, खांदी पिंदी और ईमानदार कौम है, लेकिन आज इसकी सबसे ज़्यादा ब्रांड माटी हो रही है, रादर कहेंगे कि रेरे माटी हो रही है। नॉर्थ इंडिया में ये अपना एक अहमियत रखते थे, इनका बोलबाला था, ये अपने ईमानदारी से खाने कमाने में विश्वास रखते थे। लेकिन आज जो इसकी ब्रांड मिट्टी है ना, उसके लिए मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा इसकी किसान सरदारी को, लीडरों को, इस कौम के सरदारी को, किसान सरदारी को नहीं, कोई इस कौम के सरदारी को। ये क्या होता है कि बीजेपी जो है ये एक बहुत ही स्वार्थी संगठन है। ये तो इन दुकानदारों ने इसलिए बनाया था ताकि इनके कोई ये थान थुन ना उठा ले जाए, उसके लिए एक बनाया था। और कुछ भाई तो यहाँ तक कहते हैं कि ये तो रॉयल सीक्रेट सर्विसेज थी, जो अंग्रेज़ों की क्रिएशन है, अंग्रेज़ों ने बनाई थी, और उसको फिर ये कुछ चल्लू किस्म के लोगों ने इसको बना लिया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नाम धर लिया इसका हिंदी अनुवाद कर लिया। ये भारत में किसान कबीले का जहाँ तक ताल्लुक है, इस भारतवर्ष में 3 सत्ता के केंद्र हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली, जिसकी सत्ता का केंद्र है, और एक आरएसएस जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, महाराष्ट्र। ये सरकार की माँ है, उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। और तीसरा बॉम्बे क्लब, जो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, गोयनका, सिंघानिया, इनकी एसोसिएशन है, जो देश के धनाढ़ लोग हैं, जिनके पास अकूत संपत्ति है, जिसका कोई बेहिसाब संपत्ति है। तो ये 3 सत्ता के केंद्र हैं, एक दिल्ली, नागपुर और बॉम्बे। तो ये देश को चला रहे हैं और पूरा इनका इस पे कंट्रोल है, और इन्हीं की खुला इन्हीं की बंदी बंद है। ये चला रहे हैं, लूट रहे हैं इसको। तो इसमें किसान और मजदूर का कितनी भागीदारी है। जहाँ तक जाट की बात करें हम, ये एक किसानी कौम है, किसान जरिया कौम है कि कृषि से अपना पेट पालन करते थे। आज से 100 साल पहले एक भी जाट शहरों में नहीं था। ये कैपिटलिस्टिक मॉडल की देन है। कैपिटलिस्टिक मॉडल ये है कि भाई शहरों में नौकरी पैदा करो, जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में करो, फिर जिला स्तर पर करो। जैसे मेरा जिला रोहतक है, रोहतक में नौकरी पैदा करो। जाब, भरान, मदीना, मोखरा, खरक, बैसी या और कोई ले लो, जुलाना, मदीना से, मोखरा से आदमी चल के आएगा, कलोई, सांगी से, खिडवाड़ी से चल के आएगा। अगर साइकिल का जमाना होगा तो साइकिल खरीदेगा, अगर मोटरसाइकिल स्कूटर का है तो वो खरीदेगा, और कार का है तो वो खरीदेगा। तो ये तो 50-40 साल से इनका आगमन शहरों में हुआ है। और क्योंकि ये मोस्टली कृषि पे आधारित देश, वो कृषि पे आधारित था मामला सारा का सारा जाटों का। और ये आरएसएस जो है, ये इनके विरुद्ध का सौदा है। ये ज़्यादातर जरा वो क्या कहते हैं, बिजनेसमैन हैं या आड़ती वगैरह, ये क्या करते हैं, दुकानदारों की जमात है ये। और किसानों के ऋण की कभी बनती नहीं थी। चौधरी छोटूराम के टाइम में भी, चौधरी सर छोटूराम, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उनका फोटो लगा हुआ है, वो ये कहते थे भाई, 1-2 बात उन्होंने कोशिश करी किसान को समझाने की। और किसान का ही भाग ये जाट है कि भाई एक तो दुश्मन को पहचान ले और एक बोलना सीख ले। इन दोनों बातों में से हमने
कोई सी भी नहीं आई। अब जबकि आरएसएस का सीधा राज आ गया है, तो इन्होंने सोचा भाई ये जाट पाट हैं, इनको ख़त्म करो, नहीं तो ये तुम्हारे आड़े आ सकते हैं, तुम्हारा राज भी छीन सकते हैं। इसलिए अब इन्होंने तरह तरह के ठगंडे अपना रखे हैं, जैसे अग्निवीर क्रिएट करना, आर्मी को ख़त्म कर देना। इसमें किसान मजदूर के ही बच्चे होते थे, अगर इसको तहस नहस कर दो, क्योंकि वहाँ 25-30 लाख लोग ये 18-20 साल, 16 साल, 22 साल, 25 साल नौकरी करते और फिर अपना छोटा मोटा काम कर लेते। उनकी थोड़ी ही अक्षमता बढ़ जाती थी, थोड़ा समझ बूझ अच्छी हो जाती थी। तो अब जैसे आरएसएस ने जाटों को खासकर ख़त्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रखे हैं, उसी का पार्ट ये है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। ये पता नहीं है इसे नाम कौन इनको सुझा के देता है। ये तलसानिया पलसानिया ये तो परूड जो है ना बीजेपी के एजेंट हैं, और ये कई साल हो गए इनको ऑर्गेनाइज करते हुए, और इस जाट कौम की अभी तक ये आँख नहीं खुली है। अब भाई ये तो थारे जड़ों में बैठने वाले ही उन्हीं का घड़ा हुआ प्रोग्राम है, वही ये संसद ये करवाते हैं। जबकि इस जाट अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के करता धरता जो लीडर बैठे हुए थे, वो भी परूड जो है ना आरएसएस बीजेपी के आदमी थे, बीजेपी के लीडर। उदाहरण के तौर पर संजीव बालियान बीजेपी का है, मंत्री रहा, एमएलए एमपी रहा, और भगवंत मान हो बीजेपी का चेला। और इन्होंने हजारों की संख्या में, रादर लाखों की संख्या में छोड़ रखे हैं ऐसे ऐसे इसी कौम के बच्चे खरीद गए। एक तो संदीप भारती पीली पगड़ी बांधता है भगत सिंह की तरह, बरगलाता है लोगों को, घुमा फिरा के जाट नॉन जाट 35 का चक्कर चलाने के चक्करों में रहता है। इसी तरह एक अभिमन्यु क्वाड़ है जो कि किसान बना फिरता है। उसने किसान संयुक्त किसान मोर्चा था, वो दो फाड़ कर दिया। डल्लेवाल जी को बैगा फुसला के या खरीद के पता नहीं क्या किया, दो फाड़ कर दिए किसान। एक घर राजनीतिक बना दिए, एक राजनीतिक घर पता नहीं क्या क्या बना दिया। ऐसे ऐसे और भी लाखों की संख्या में है, हजारों की संख्या में है। तो इनसे बच के रहना पड़ेगा। जो आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी जाटों का खात्मे में लगी हुई है, और जो इसी कौम के लोग उनकी तरफ गए हुए हैं, वो तो हमारे भयंकर दुश्मन हैं। वो हमारे दुश्मन आरएसएस से भी ज़्यादा हैं। इनसे बचना पड़ेगा, इन चीज़ों को पहचानना पड़ेगा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसको ऐसा कर देंगे, ये पानी मांगने जोगा भी नहीं रहेगा कभी। अब बात आती है, अब भाई ये खूड थे जो इन पे इसकी घेरी है। हमारा ना कोई संगठन है, हमारा संगठन होता तो एक और पहले का उदाहरण देता हूँ मैं। किसान की डिक्लेयर करी गई 18 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता किसान, और उस टाइम 1 एकड़ की कीमत लगभग 1000 रुपये ही थी, तो 18,000 होगी। 18 किलो की कीमत 18,000 थी उस टाइम। सरप्लस कानून 1970 के आसपास आया था। तो आज मैं कहता हूँ भाई उससे वो कहाँ से शुरू किया गया। किसान के पास सरप्लस था क्या? टाटा बिरला, अडानी अंबानी और ये जो गोयनका सिंह आनिया, इनके पास हमेशा से सरप्लस धन रहा है, वो क्यों नहीं बांटा गया? और इन्होंने वास्तव में ये सरप्लस कानून क्या था, ये किसान और जो गैर किसान है जो गांव में रहते थे ज़्यादातर, उनका लठा बजवाना था। उनको ये आश्वासन दिया गया, ये भ्रमित किया गया उनको, भाई ये ज़मीन तुम्हारे को दिलवा देंगे। मैं पूछता हूँ क्यों भाई, जिनको दिलवा रहे थे ये दलित को या दूसरे भाईचारे को, क्या उनके पास सरप्लस होती तो वो किसी को दे देते? खुश होते, देकर खुश होकर देते। दूसरा, उनकी क्यों नहीं बांटेगी? उनकी अब बांटनी चाहिए। ये गांव इस देश में, भारत में 2 ही तरह के लोग हैं। एक तो आरएसएस जिन्होंने बना लिया वो कौमें हैं, वो सबको जग जाहिर है, मैं नाम नहीं दोहराना चाहता। दूसरा जो बच गया वो है किसान कबीला। किसान कबीले से मेरा मतलब ये है जिसकी रोटी रोजी खेती बाड़ी से आती थी, चाहे वो ज़मीन का मालिक है चाहे नहीं है, वो उसका सहयोग करता था, उसमें हिस्सेदारी बटाता था, साझी रहता था। चौथे 5वें हिस्से में अनाज लेता था, सिर्फ अनाज लेता था तो चौथा हिस्सा मिलता था, और न्यार भी लेता था तो तूड़ा वगैरह तो उसका 5वां हिस्सा होता था। तो
अब ये दोनों मिलकर ये मांग उठानी चाहिए इन्हें। अब भाई किसान का तो सरप्लस कानून बना के वो ज़मीन का बंटवारा कर दिया था, अब गैर किसान जो है, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, उसका भी बंटवारा किया जाना चाहिए। आज 18 एकड़ जो ज़मीन है एक बेंचमार्क हो गया, वो यार्ड स्टिक हो गया, पैमाना हो गया। वो 18 एकड़ की आज कीमत उसकी कैलकुलेट कर लो, 18 एकड़ 50 लाख का एकड़ हो रहा है तो 9 करोड़ होगी। 1 करोड़ की और छूट दे देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, मैं ये आह्वान करता हूँ और ये डिक्लेयर करता हूँ अपने इस स्टेज से कि भाई हमने 1 करोड़ की और छूट दे दी। 10 करोड़ से जिसके पास भी ज़्यादा धन है, वो दलित और किसान के बच्चे जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो गरीब होते जा रहे हैं, उनमें बांटा जाए। और ये बांट के रहेंगे हम, इनको संगठित हो जाना चाहिए और उसको अपने आप बांट लेना चाहिए। जिस दिन ये संगठित होंगे, इसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और संगठित होकर के 10 करोड़ से ऊपर जिसकी भी संपत्ति है, उन्होंने आपस में 50-50% बांट लेनी चाहिए। 50% किसान के बच्चों में बांटी जानी चाहिए और 50% ये उसमें बांटी जानी चाहिए जो गैर पेशेदार हैं, दलित हैं, जो हरिजन हैं, अदर ओबीसी हैं, जिनका ज़मीन है, उनमें बांटी जानी चाहिए। तो इस तरह से इस जो हमें मूर्ख बनाते हैं, बरगलाते हैं, मिसगाइड करते हैं, उनसे वो होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। और अगर सचेत नहीं रहे तो इसके बहुत ही गंभीर और भयंकर परिणाम होंगे। मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जाट।